नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 13वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जून महीने के इन्वायरमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने इस रेयर स्कॉर्पियन फिश को फाइंड आउट किया है। कहाँ पर? गल्फ ऑफ मन्नार में, तमिलनाडु में एक कोस्ट है सेतुकरई कोस्ट। आप मैप देखिए ध्यान से, ये है गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ पे कहीं पे सेतुकरई कोस्ट है। उस कोस्ट पर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने ये रेयर बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश को फाइंड आउट किया है। खास बात देखो ये है, ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन वाटर्स में ये रेयर स्पीसीज मिली हो। इससे पहले कभी भी इंडियन वाटर में इस रेयर स्पीसीज को नहीं देखा गया है। हम बात करें इस बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश की, इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्पियनो स्पीसीज नेग्लेक्टा। बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश जानी जाती है दो चीज़ों के लिए। एक तो देखो, इस फिश की स्पाइन में यानी रीढ़ की हड्डी में एक जहर होता है जो कि नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर देखो, स्पाइन कंटेन्स न्यूरोटॉक्सिक वेनम। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब जो नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। एक ये खास बात है इस फिश की। दूसरी खास बात ये है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये मछली जो है अपना कलर चेंज कर लेती है। क्यों? ताकि वो शिकारी जो इस मछली का शिकार करते हैं उनसे बचा जा सके। खास करके देखो, समुद्र में जो सी ग्रास होती है उसके जैसा कलर चेंज कर लेती है ये मछली, ताकि शिकारी को पता ही ना लगे और शिकार बनने से ये मछली बच जाए। अब लास्ट में हम इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी बात कर लेते हैं जिसके साइंटिस्ट ने गल्फ ऑफ मन्नार में सेतुकरई कोस्ट के पास इस मछली को फाइंड आउट किया है। देखो, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की पहले हुआ करती थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, लेकिन बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को ज्वाइन कर लिया गया इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 1967 में। कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट? कोची, केरला में है। ये देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में। मतलब स्टेटस काफ़ी ज़्यादा हाई है इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। करता क्या है ये सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट? देखो, हमारे आसपास, मान लीजिए, एक सेकेंड रुकिए, ये इंडिया है। इंडिया के आसपास जो सीज हैं वहाँ पर मछलियों के कितने रिसोर्सेज हैं इसको असेस करना, मछलियों को पकड़ने से संबंधित टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, ट्रेनिंग देना, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, इन सभी इश्यूज से संबंधित। इसके अलावा समुद्र में जो भी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, उसको कंजर्व करने की दिशा में काम करना। और कैसे मैरीकल्चर का मतलब होता है मैरीन ऑर्गेनिजम्स को कल्टीवेट करना खाने के लिए, तो कैसे मैरीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है इस दिशा में भी काम करना। ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के। अब देखो, आगे चलने से पहले एक बार एक मैप आप ये दोबारा ध्यान से देख लीजिए। ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये है पाल्क स्ट्रेट, ये पाल्क बे है, और यहाँ पर है ये एडम ब्रिज जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। विश्वास ये किया जाता है कि भगवान राम इसी ब्रिज से होकर श्रीलंका में गए थे उस समय, जिसे लंका के नाम से जाना जाता था। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नगर वन स्कीम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, नगर वन स्कीम, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को। क्या है ये स्कीम और किस उद्देश्य के साथ लॉन्च की गई है? देखो, इस स्कीम को लॉन्च करने का उद्देश्य ये है, हमारे देश में अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, यानी शहरों में फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना। अगले 5 सालों में 200 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा पूरे देश में, ताकि हमारे देश में शहरों में, अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें,
देखो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल बॉडीज, एनजीओ और कॉरपोरेट्स के द्वारा मिलकर। लेकिन खास बात यह है लोगों की भागीदारी भी, यानी जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी इस स्कीम में। ये स्कीम एक्चुअली पुणे की एक प्रोजेक्ट से प्रेरित है। पुणे में वर्जे अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया गया है और उसी मॉडल पर आधारित है ये स्कीम। क्या हुआ था पुणे में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से वर्जे अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप किया गया। ऑलमोस्ट 16.8 हेक्टेयर की जो अनउपजाऊ वर्जे हिल की जमीन थी, इसे ग्रीन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब अथॉरिटीज़ ने भी कंट्रीब्यूट किया, अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने, इवन जनता ने भी कंट्रीब्यूट किया। और ये जो बंजर जमीन थी वर्जे हिल की पूना में, ये पूरी तरह से ग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई। अब इसी प्रकार का मॉडल देश के अन्य अर्बन एरियाज में फॉलो किया जाएगा, जहां पर जनता समेत दूसरी अथॉरिटीज़, एनजीओ, कॉरपोरेट्स वो सब एक मंच पर आएंगे और फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, पैसा कहां से आएगा इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। देखो 2016 का एक एक्ट है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। इस एक्ट के तहत एक फंड इस्टेब्लिश किया गया था, कैंपा फंड। फॉरेस्ट का जो एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए डाइवर्ट किया जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट के किसी एरिया में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई, तो फैक्ट्री ओनर को कुछ पैसा जमा करवाना पड़ता है इसके लिए कैंपा फंड में, और उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स से संबंधित है। क्या ये इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है EESL के द्वारा US एड के साथ मिलकर। पिछले आर्टिकल में भी हमने EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात की थी। इस एजेंसी ने US एड यानी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एड के साथ मिलकर मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मैत्री प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का मकसद क्या है। मकसद ये है वर्क प्लेसेस को, यानी काम करने की जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उनको और ज़्यादा हेल्थियर और ज़्यादा ग्रीनर बनाना। कैसे, ये स्लाइड देखो आप। ये इंश्योर करके कि बिल्डिंग का डिज़ाइन इस प्रकार से हो, बिल्डिंग में वेंटिलेशन अच्छा हो और CO2 का लेवल कम हो, इस प्रकार से बिल्डिंग का डिज़ाइन हो। दूसरे नंबर पर बिल्डिंग का डिज़ाइन इस प्रकार से हो कि पार्टिकुलेट मैटर्स, पोल्यूटेंट्स या फिर जो पैथोजेंस हैं वो बिल्डिंग के अंदर ना आ पाएँ, वो पहले ही फिल्टर आउट हो जाएं बिल्डिंग में एंटर करने से पहले। तीसरे नंबर पे इंडियन एयर क्वालिटी के पैरामीटर्स डिस्प्ले हों, मॉनिटर हों बिल्डिंग के अंदर। सबसे लास्ट में डिज़ाइन देखो बिल्डिंग का इस प्रकार से हो, एयर कंडीशनिंग पे फोकस किया जाए। इससे देखो एनर्जी की भी काफ़ी बचत होती है। अगर बिल्डिंग का डिज़ाइन ही इस प्रकार से है कि बिल्डिंग के अंदर एटमॉस्फेयर ठंडा है, तो AC यानी जो आर्टिफिशियल एयर कंडीशनर्स होते हैं उनका कम इस्तेमाल करना पड़ेगा और इससे एनर्जी की भी काफ़ी बचत होती है। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव? EESL ने US एड के साथ मिलकर मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत। मैत्री प्रोग्राम क्या है? पूरा नाम है मैत्री का मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और US एड यानी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एड का प्रोग्राम है। US इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। एम क्या है इस मैत्री प्रोग्राम का? एम ये है बिल्डिंग्स में ऐसे डिज़ाइन को फॉलो करना या फिर ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करना जिससे एनर्जी सेव हो और साथ साथ बिल्डिंग में कूलिंग भी इंश्योर हो, ठंडापन भी इंश्योर हो। तो ये है मैत्री प्रोग्राम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 6th मास एक्सटेंशन के बारे में है। इसके बारे में UPSC सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ चुकी है, आगे भी पूछा जा सकता है। 6th मास एक्सटेंशन, वैसे अलग से अपने चैनल पर एक वीडियो भी डाली गई थी इस 6th मास एक्सटेंशन से संबंधित, क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मास एक्सटेंशन में क्या होता है, जो स्पीसीज हैं एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की, वो तेज़ी से लुप्त होने लगती हैं, बहुत तेज़ी से।
मास एक्सटेंशन जब होता है तो अर्थ ऑलमोस्ट टोटल स्पीसीज का 75% स्पीसीज लूज कर देती है। और देखो ऑलरेडी 5 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है पिछले 450 मिलियन ईयर्स में। और इन मास एक्सटेंशन की वजह से जो ये पास्ट में 5 मास एक्सटेंशंस हुए हैं, प्लैनेट की 70% से लेके 95% प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज हैं वो लुप्त हो गई हैं। लेकिन देखो एक खास बात ये है, साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है अभी 6th मास एक्सटेंशन चल रहा है, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज काफ़ी तेज़ी से लुप्त हो रही हैं। लेकिन अलग बात यह है, पहले के जो मास एक्सटेंशंस हुए थे वो देखो इन्वायरमेंट में बदलाव की वजह से हुए थे। जैसे एकदम से वोल्केनिक इरप्शंस हुई, ओशियनिक जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो गई, या फिर अर्थ से एस्ट्रॉयड टकरा गए, ये रीजंस थे। लेकिन अब जो ये 6th मास एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है। और ये मास एक्सटेंशन और भी ज़्यादा इंटेंस होगा, मतलब और भी ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो लुप्त होंगी पहले के मास एक्सटेंशंस के अपेक्षाकृत। यहाँ पर देखो लास्ट लाइन, द रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज इज आल्सो एस्टिमेटेड एट 100 to 1000 टाइम्स हायर देन द नेचुरल बैकग्राउंड रेट्स। मतलब जिस रेट से जो स्पीसीज लुप्त होती हैं उससे 100 गुना से लेके 1000 गुना ज़्यादा गति से अब स्पीसीज लुप्त हो रही हैं। चलते हैं आगे। आर्टिकल आज हमारा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के साथ कोलैबोरेशन में प्रकाशित करती हैं। साल में 2 बार प्रकाशित किया जाने वाला ये परफॉर्मेंस इंडेक्स अलग अलग देशों की जो भी इन्वायरमेंट की हालात हैं उनके ऊपर निगरानी रखती है। कुल मिला जुला के ऐसे 180 कंट्रीज हैं जिनके अंदर 32 इंडिकेटर्स के चलते, मतलब कि 32 इंडिकेटर्स के ऊपर इनके इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंसेस कैसे हैं उनका अंदाजा लगाया जाता है कि पिछले 10 सालों में उस पर्टिकुलर देश में, उस पर्टिकुलर कंट्री में उनका इन्वायरमेंट कैसा रहा है। अब इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, जैसे कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट कितना किया हुआ है, आपके कंट्री की एयर क्वालिटी कैसी है। तो ऐसे करते करते 32 इंडिकेटर, 32 इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर ये सारा परफॉर्मेंस इंडेक्स बेस्ड है। इंडिया की रैंकिंग की अगर बात करें तो इंडिया की रैंकिंग इस बार 168th रैंक है, मतलब कि 180 देश में से 168वीं रैंक इंडिया की है। रैंक के साथ साथ अगर हम लोग इसके स्कोर की बात करें तो स्कोर 27.6, 100 पॉइंट का इसका पूरा ये परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है और उसमें 27.6 मार्क्स जो हैं वो इंडिया को मिले हैं। 2018 में भी लगभग इतना ही मार्क्स इंडिया को मिला था, लेकिन उस टाइम रैंक 177 थी। थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए इंडिया 168 रैंक तक पहुंच चुकी है। डेनमार्क इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। और एक बात चौंका देने वाली ये है कि अगर हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी साउथ एशियन कंट्रीज की परफॉर्मेंस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया से बेहतर है। अब इस पूरे इंडेक्स को पब्लिश करना या फिर इसके बारे में पढ़ने से फायदा होगा क्या, क्योंकि ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इंडिया को अपने सस्टेनेबल इफर्ट्स को और तेजी से आगे बढ़ाना है। अगर हम ब्लैक कार्बन को अपने इन्वायरमेंट से एलिमिनेट करने की बात कर रहे हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने की बात कर रहे हो, या फिर हम लोग पर कैपिटा जितना भी ग्रीन हाउस एमिशन करते हैं उनको कम करने की बात कही गई हो, इन सब में इंडिया को और तेजी से काम करने की जरूरत है। इंडिया को अपने वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, इन सबको इंप्रूव करने की जरूरत है। और जितने भी ऐसे सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज होते हैं इन सभी स्पेक्ट्रम पर इंडिया को फोकस करके चलना होगा, जिससे आगे आने वाले समय पर इंडिया का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स तो बेहतर हो ही, साथ साथ यहाँ का जीवन जीना और सरल बन जाए। अगला आर्टिकल हमारा IPAC इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना से रिलेटेड है। ये एक प्रकार का क्रॉस पार्लियामेंट्री अलायंस है। हुआ यूं कि चाइना चूंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री है और चाइना का जो दबदबा है वो ग्लोबल ट्रेड की बात कर लें हम, या फिर ह्यूमन राइट्स की, या फिर किसी दूसरे देश के सिक्योरिटी की बात कर लें, उन सब पे कहीं ना कहीं एक थ्रेट की तरह सामने आ रहा है। तो जितने भी बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मतलब ऐसे कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उन सब ने एकजुट होकर ऐसा क्रॉस पार्लियामेंट्री अलायंस बनाया है।
इन अलायंसेस में हम लोग यूएस, जर्मनी, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे ऐसे बड़े कंट्रीज को हम देखते हैं, जिसके अंदर जो भी लेजिस्लेटर्स हैं, सीनियर लेजिस्लेटर का एक ग्रुप है, ये सब लोग आपस में मिलेंगे और ये देखेंगे कि भाई चाइना को हम लोग या फिर चाइना से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं उनको हम लोग कैसे स्ट्रेटेजिकली सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग कैसे प्रोएक्टिव मेजर ले सकते हैं जिसके चलते ग्लोबल ट्रेड, ह्यूमन राइट्स या फिर किसी कंट्री के सिक्योरिटी पर कोई आंच ना आ सके। तो ये है IPAC के बारे में। छोटी सी न्यूज है इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में। क्या कंटेस्ट है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए। पर्पस क्या है? पर्पस देखो ये है, जो जहरीला वेस्ट होता है, टॉक्सिक वेस्ट, उसका सेफ डिस्पोजल इंश्योर करना। मतलब जहरीला जो वेस्ट पदार्थ होता है उसे हम अच्छे ढंग से डिस्पोज कर सकें, ठिकाने लगा सकें। किसकी हेल्प से? मॉनिटरिंग, स्क्रूटिनाइजिंग वेस्ट की ऑडिटिंग की सहायता से। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म इंश्योर करेगा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट। 6 R's को प्रमोट करेगा ये देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। कौन से 6 R's? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिश, रीडिजाइन और सबसे लास्ट में रीमैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेस्ट आइटम। कौन इंप्लीमेंट करेगा? आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। अगर यूपीएससी पूछे कि इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कौन से राज्य ने इस्टेब्लिश किया है, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? उत्तराखंड की सरकार ने अपने राज्य का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क ओपन किया है हल्द्वानी में। कब? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को होता है, इस मौके पर। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, बायोडाइवर्सिटी पार्क का क्या मतलब होता है? आप मुझे बायोडाइवर्सिटी का मतलब बता दीजिए, पार्क का मतलब तो आपको पता है। देखो, बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजिकल प्लस में डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ या फिर कहें वैरायटी ऑफ लाइफ इन पर्टिकुलर हैबिटेट। अब देखो, लाइफ तो किसी भी प्रकार की हो सकती है ना, प्लांट, एनिमल, लाइकन्स, फंगी, ये सब क्या हैं? ये सब लाइफ की वैरायटी हैं। तो इन सब की वैरायटी पर्टिकुलर हैबिटेट में इसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। ये डेफिनेशन हमने इसलिए डिस्कस की क्योंकि बहुत बार यूपीएससी ने सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन है या फिर इन्वायरमेंट की क्या डेफिनेशन है। तो बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। अब बात करें इस हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क की। यहाँ पर देखो थीम बेस्ड गार्डन्स हैं, यानी काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं और उनकी थीम अलग अलग हैं। मिट्टी के लिए एक म्यूजियम है अलग से, जुरासिक ईरा के प्लांट्स की स्पीसीज हैं, लाइकन्स हैं, मोजिस हैं, एल्गी हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लाइकन्स का मतलब बता दीजिए, लाइकन्स क्या होते हैं, और इवन मोजिस के बारे में भी आप बता दीजिए, मोजिस से आप क्या समझते हो। पहले लाइकन्स की बात करते हैं। लाइकन्स देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, किन किन के बीच? एल्गी और फंगी के बीच। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों को म्यूचुअली फायदा होता है। फॉर एग्जांपल ए और बी, दोनों के बीच अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है तो ए को भी फायदा होगा बी से और बी को फायदा होगा ए से। तो एल्गी और फंगी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लाइकन। एल्गी फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, और जो फूड प्रिपेयर किया जाता है एल्गी के द्वारा थोड़ा बहुत दिया जाता है फंगी को। फंगी क्या प्रोवाइड करता है एल्गी को? फंगी प्रोवाइड करता है पानी, मिनरल्स। इसके अलावा एल्गी को शेल्टर भी दिया जाता है फंगी के द्वारा। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, ये 2014 का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में लाइकन्स के बारे में बताया गया है और पूछ रखा है लाइकन जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किन किन के बीच में? एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में, एल्गी और फंगी के बीच में, बैक्टीरिया और फंगी के बीच में, फंगी एंड मोजिस के बीच में। अगर देखो सीधा सीधा याद करने की कोशिश करेंगे तो भूल जाने की संभावना है, लेकिन समझा है अगर कौन किसको क्या देता है तो फिर ऑप्शंस भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए लाइकन के बारे में आपने पढ़ा है
और इतना आपको याद है कि एक चीज जो है वो खाना देती है और दूसरी चीज शेल्टर देती है, मिनरल देती है, वाटर देती है। नाम आप भूल गए। तो ऑप्शन में आप देखोगे बैक्टीरिया और फंगी, दोनों में से कोई भी अपना खाना नहीं बनाता है, एल्गी अपना खाना बनाता है। तो ये ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। तो समझ के करते हैं तो ऑप्शंस एलिमिनेट ज्यादा आसानी से हम कर सकते हैं। अब यूपीएससी ने देखो एक और भी क्वेश्चन पूछा था 1999 में, इसमें लाइकेन ऑप्शन में था। ये चीज यूपीएससी बहुत करती है। कई बार आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसका क्वेश्चन मिलेगा, और कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट मिलेगी वो किसी और ईयर में यूपीएससी ऑप्शन में पूछ लेगी। मतलब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको यूपीएससी बार बार रिपीट करती है, कभी स्टेटमेंट में कभी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे दीजिए। फंगी और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच जो एसोसिएशन है वो क्या है? मैं फिर से बोलता हूं, एक तरफ फंगी प्लस में हायर प्लांट्स के रूट्स, दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे माइकोराइजा। अब फिर से आते हैं हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क की तरफ। इसमें देखो यही बातें बोली गई हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट वेदर सेक्शन है, 40 यूनिक सेक्शंस हैं, 479 रेयर प्लांट्स हैं, कैक्टस है, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज हैं। कुछ और एक्स्ट्रा बातें जैसे इवन दूर दराज के एरिया से भी प्लांट्स लाए गए हैं इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में। जैसे देखो ग्लेशियर्स, नीतीमाना वैली। नीतीमाना वैली कहाँ पर है? यूपीएससी पूछ सकती है। ये उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर के पास है ये नीतीमाना वैली। इसके अलावा देखो अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। जैसे अध्यात्म से जुड़े जो प्लांट्स हैं उनको पर्टिकुलर सेक्शन में रखा गया है, ह्यूमन हेल्थ से जुड़े प्लांट्स को उस सेक्शन में रखा गया है, साइंटिफिक प्लांट्स का सेक्शन अलग है, और जो प्लांट्स दिखने में अच्छे लगते हैं उनका सेक्शंस अलग हैं। स्पिरिचुअल सेक्शन में वो प्लांट्स रखे गए हैं जिनका उल्लेख है, मेंशन है हमारे पवित्र ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कुरान में, बाइबल में, गीता में। इन पवित्र ग्रंथों में जिन प्लांट्स का जिक्र है उनको स्पिरिचुअल सेक्शन में रखा गया है। और मिट्टी का जो अलग सेक्शन है उसमें अलग अलग मिट्टी के सैंपल्स रखे गए हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैरपोल के बारे में है। मैरपोल का क्या मतलब है? मैरपोल देखो एक कन्वेंशन है, पूरा नाम है कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पोल्यूशन। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन कलर बैंड फॉर BS6 4W व्हीकल्स के बारे में है। BS का मतलब है यहाँ पर भारत स्टेज। देखो ये जो भारत स्टेज नॉर्म्स हैं ये सरकार सबसे पहले लेके आई थी 2000 में। क्या मतलब है इन भारत स्टेजेस का? देखो व्हीकल्स से जो पोल्यूशन निकलता है उसको रेगुलेट करने के लिए ये स्टेजेस हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, फॉर एग्जांपल भारत स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे जैसे हम भारत स्टेज में आगे बढ़ते हैं व्हीकल्स के अंदर इंजन की जो क्वालिटी है बेहतर होती जाती है। इंजन की क्वालिटी ऐसी होती जाती है कि वो कम से कम पोल्यूटेंट को एमिट करें। भारत स्टेज 5 को छोड़ दिया गया सरकार के द्वारा, सीधा 4 से 6 पर जंप किया गया क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था वेरियस सिटीज़ में। तो सरकार ने एकदम से आदेश दे दिया था ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले कि हम 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज नॉर्म्स 6 को फॉलो करेंगे। मतलब व्हीकल्स में इंजन की जो क्वालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे इतने पोल्यूटेंट्स एमिट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और जितने पोल्यूटेंट्स एमिट होना अलाउ होता है वो बहुत ही कम होता है। पोल्यूशन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है अगर इंजन की क्वालिटी अच्छी हो। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। देखो भारत स्टेज 4 नॉर्म्स के अपेक्षाकृत अब भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को अगर फॉलो किया जाएगा, भारत स्टेज 6 के नॉर्म्स के अनुसार अगर व्हीकल्स में इंजन होंगे तो देखो उन व्हीकल्स से 5 गुना कम सल्फर एमिट होगा। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी काफ़ी कम एमिट होता है भारत स्टेज 6 के नॉर्म्स के अनुसार जो व्हीकल्स हैं उनमें एज कंपेरिजन टू भारत स्टेज 4 के नॉर्म्स के अनुसार जो व्हीकल्स हैं। तो ये तो हमने कुछ बेसिक्स की बात कर ली। अभी न्यूज़ देखो ये है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कहा है ये जो भारत स्टेज 6 वाले व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स में
आगे वाला जो शीशा होता है उसके ऊपर एक स्टिकर लगाना अनिवार्य होता है, जिसमें डिटेल्स दी होती हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या है BS6 व्हीकल का, कौन से फ्यूल से ये व्हीकल चलता है, अगर पेट्रोल या फिर CNG से चलता है तो उस पर लाइट ब्लू कलर का स्टिकर होता है, अगर डीजल से चलता है तो ऑरेंज कलर का स्टिकर होता है। अब रूल ये आया है नया, सभी स्टिकर्स पे एक ग्रीन कलर की 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लगाना जरूरी है। इसी के बारे में ये न्यूज है, समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, भारत स्टेज 6 वाले जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर पहले जो स्टिकर लगता था, अब स्टिकर्स पे 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक ग्रीन कलर की पट्टी लगानी जरूरी है, स्ट्रिप लगानी जरूरी है। ये अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा बोला गया है। चलते हैं आगे। अब लास्ट में एक छोटी सी न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में। क्या कंटेस्ट है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आर्टिकल मैरपोल के बारे में है। मैरपोल का क्या मतलब है? मैरपोल देखो एक कन्वेंशन है, पूरा नाम है कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पोल्यूशन। देखो सीज में, ओशियंस में या फिर इंटरनल वाटरवेज में जब ये शिप्स यानी जहाज चलते हैं तो इनकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है। ये पानी में काफ़ी खतरनाक केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, इस प्रकार का पोल्यूटेंट्स हवा में इनके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और काफ़ी बार तो ये जो जहाज होते हैं तेल लेके जा रहे होते हैं, यानी ऑयल लेके जा रहे होते हैं, बट एक्सीडेंट की वजह से या फिर दूसरे रीजंस की वजह से ऑयल जो है वो वाटर में गिर जाता है, फैल जाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑयल स्पिल। इसकी वजह से मैरीन बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। 1978 में शिप्स से होने वाले पोल्यूशन को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था, एक कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी। उसी कन्वेंशन का नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, यानी मैरपोल। और 1978 में ही क्यों? क्योंकि देखो 1-2 साल पहले काफ़ी सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हुए थे कि टैंकर ऑयल लेके जा रहे थे लेकिन एक्सीडेंट हो गया, सारा जो ऑयल था वो सी में या फिर वाटर बॉडी में गिर गया और इससे मैरीन बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो फिर रियलाइज हुआ वर्ल्ड के स्टेक होल्डर्स को, खास करके इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को, कि कोई तो कन्वेंशन होनी चाहिए शिप्स से होने वाले पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए। तब ये कन्वेंशन अडॉप्ट की गई थी 1978 में। इस कन्वेंशन में ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे रेगुलेशंस हैं जो कि जरूरी है ये इंश्योर करने के लिए शिप्स जो हैं वो वाटर बॉडीज में पोल्यूशन ना फैलाएं। एक बात आप ये जरूर याद रखिएगा, इंडिया इस कन्वेंशन में पार्टी है। देखो सामान्यतः आपको ऐसा मिलेगा, ये जो अच्छी कन्वेंशंस होती है ना कॉमन गुड से संबंधित, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इंडिया इन कन्वेंशंस में पार्टी मिलेगा अनटिल अनलेस कुछ ऐसा हो कि कन्वेंशन की वजह से हमारे देश की सोवरेनिटी पे कोई खतरा आता हो, या फिर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच डिस्क्रिमिनेशन हो, कुछ देश को एलीट स्टेटस दिया गया हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसमें 5 देशों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया। लेकिन सामान्यतः जो अच्छी कन्वेंशंस होती हैं उनको इंडिया ज्वाइन कर लेता है। इस कन्वेंशन में 6 एनेक्सेस हैं। एनेक्सेस का क्या मतलब होता है? देखो सिंपल भाषा में मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाई, इसी बड़ी बिल्डिंग के साथ एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया अलग से, तो इसे एनेक्स कह देते हैं। तो मतलब कन्वेंशन के अलावा 6 थोड़े और पार्ट्स हैं अलग अलग इश्यूज पे। 6 जो एनेक्सेस हैं वो कौन कौन से इश्यूज पर हैं? सबसे पहले पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स बाय ऑयल, यानी ऑयल से जो पोल्यूशन होता है। दूसरे नंबर पे नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस। तीसरे नंबर पे डेंजरस गुड्स इन पैकेज्ड फॉर्म। चौथे नंबर पे सीवेज। 5वें नंबर पे गार्बेज। 6ठे नंबर पे एयर पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स। देखो यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगी इतना डीप में जाके कि मैरपोल कन्वेंशन के अंदर 6 एनेक्सेस हैं और आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा एनेक्स है या फिर कौन सा एनेक्स नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रिलेटिवली बहुत कम है। इतना डीप में जाके यूपीएससी नहीं पूछेगी। ज्यादा संभावना ये पूछे जाने की है कि आप ये बताओ मैरपोल कन्वेंशन किससे संबंधित है। चाइल्ड लेबर से संबंधित है, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है,
न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से संबंधित है या फिर शिप से होने वाले पोल्यूशन को रोकने से संबंधित है, तो लास्ट वाली स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, कोविड-19 महामारी के कारण हमारे देश की इकोनॉमी पर काफी ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ा है। नेक्स्ट आर्टिकल एशियाटिक लाइन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, एशियाटिक लाइन का हाल ही में सेंसस कंडक्ट किया गया था। हर 5 साल में एशियाटिक लाइन का सेंसस कंडक्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है 5 साल बाद ये सेंसस जो कंडक्ट हुआ, इससे पता लगता है एशियाटिक लाइन की संख्या जो है हमारे देश में बढ़ चुकी है। 2015 के अपेक्षाकृत एशियाटिक लाइन की संख्या में 29% का इजाफा हो गया है। अब हमारे देश में एशियाटिक लाइन है 674। देखो, एशियाटिक लाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस हम करें जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस साल यूपीएससी ने एशियाटिक लाइन पर क्वेश्चन पूछा था। एशियाटिक लायन आयुष्मान की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं और एशियाटिक लायन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारे देश में मिलते हैं और किसी देश में नहीं मिलते हैं, और हमारे देश में भी सिर्फ गुजरात में मिलते हैं और कहीं नहीं किसी राज्य में मिलते हैं, और गुजरात में भी सिर्फ गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है उसी के आसपास मिलते हैं और कहीं पर नहीं मिलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, आपको याद होने चाहिए। देखो, अगर हम कंपैरिजन करें एशियाटिक लायन का अफ्रीकन लायन के साथ, अफ्रीकन लायन से थोड़े से छोटे होते हैं एशियाटिक लायन, और एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन आपस में दोनों कजन हैं। कहा जाता है कि 10,000 साल पहले दोनों आपस में बिछड़ गए थे। अफ्रीकन लायन अभी भी अच्छी खासी संख्या में है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अफ्रीकन लायन जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा देखो, एशियाटिक लायन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ समय पहले काफ़ी सारे एशियाटिक लायंस की डेथ हुई थी, तब भी ये लायन बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए थे। एक वायरस है कैनाइन डिस्टेम्पर, इस वायरस ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था एशियाटिक लायन को, इसकी वजह से काफ़ी डेथ्स हुई थी। लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखो, एशियाटिक लायन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। और साइट्स, जो कि एक कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, इस कन्वेंशन के अनुसार अपेंडिक्स 1 में आते हैं एशियाटिक लायन। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एशियाटिक लायन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कोरल ट्रायंगल डे के बारे में है। हर साल 9 जून का जो दिन है वो कोरल ट्रायंगल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इससे पहले वाला जो दिन है 8 जून का, ये देखो वर्ल्ड ओशंस डे होता है। 2012 के बाद से ही ये देखो वर्ल्ड ओशन डे, ये तो काफ़ी पहले से ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन 2012 से ये डिसाइड किया गया कि इससे अगला जो दिन है यानी 9 जून का, वो कोरल ट्रायंगल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। तो 2012 के बाद से ही लगातार 8 जून का जो दिन है ये कोरल ट्रायंगल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। मकसद होता है ओशन कंजर्वेशन से संबंधित अवेयरनेस पैदा करना और स्पेशली कोरल ट्रायंगल को प्रोटेक्ट करने से संबंधित भी अवेयरनेस पैदा करना। और सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आपके माइंड में आया होगा, ये कोरल ट्रायंगल डे क्या है? ये देखो मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है 6 देशों की। क्वेश्चन इस पे बनता है 9 जून का दिन बनाया जाता है कोरल ट्रायंगल डे के रूप में या फिर 8 जून का, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लेकिन हाँ, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव में कौन कौन से देश पार्टनर हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स और तिमोर लेस्ते, ये 6 देश पार्टनर हैं इस इनिशिएटिव में। आप ये मैप भी देख सकते हो। ये 6 देश मिलकर काम करते हैं इस एरिया में कोरल और कोरल रीफ्स को कंजर्व करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ब्राउन रोक चैट के बारे में है। ये एक पक्षी है, न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि एक स्टडी पब्लिश हुई कि नेशनल कैपिटल से जैसे ये ब्राउन रोक चैट पक्षी जो है, बर्ड जो है, वो इनविजिबल सा हो गया है, मतलब दिखना बंद हो गया है। ब्राउन रोक चैट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। फैमिली का नाम है मस्सीकैपिडी। यहाँ पर देखो, मस्सीकैपिडी फैमिली से संबंध रखता है ये ब्राउन रोक चैट बर्ड। ऑलमोस्ट इंडिया का ही मूल निवासी है ये बर्ड, मतलब नेचुरली इंडिया में ही मिलता है।
अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, नॉर्थ में नर्मदा तक, वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में बंगाल तक इस बर्ड को देखा जा सकता है, और ऊपर इवन हिमालयस तक। इस बर्ड को अक्सर एग्रीकल्चर फील्ड्स, बिल्डिंग्स और सब अर्बन एरियाज में देखा जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, आयुष्मान की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, मतलब अच्छी खासी संख्या है इस बर्ड की। न्यूज़ ये पब्लिश हुई है, नेशनल कैपिटल रीजन में ये बर्ड दिखना बंद हो गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 में आता है। चलते हैं आगे। आर्टिकल नेचर्स इंडेक्स 2020 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली ये इंडेक्स पब्लिश किया गया। कैसे ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है? देखो, 82 जो हाई क्वालिटी साइंस के जर्नल्स हैं, इनमें आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। राइटर का एफिलिएशन कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कौन से देश से है, उसके आधार पर ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। जिस देश के ज़्यादा राइटर्स इन 82 हाई क्वालिटी साइंस जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश करेंगे, उस देश का स्थान ऊपर होगा, एंड वाइस वर्सा। तो 2020 के इस नेचर इंडेक्स में इंडिया को स्थान मिला है 12वां। यहां पर देखिए, इंडिया इज प्लेस्ड 12th ग्लोबली इन साइंस रिसर्च आउटपुट। ये नेचर इंडेक्स जो है, ये देखो मंथली बेसिस पे अपडेट होता है, और एनुअल कंट्री की टेबल्स रिलीज की जाती हैं, मतलब कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है एनुअली। किसके द्वारा ये कंपाइल किया जाता है? ये देखो, नेचर रिसर्च के द्वारा कंपाइल किया जाता है। नेचर रिसर्च क्या है? एक इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिशिंग कंपनी है जिसका नाम है स्प्रिंजर नेचर। इस इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिश कंपनी स्प्रिंजर नेचर की डिवीजन है ये नेचर रिसर्च, जो इस इंडेक्स को पब्लिश करती है। वैसे ये जो स्प्रिंजर नेचर इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिशिंग कंपनी है, ये एकेडमिक जर्नल्स को पब्लिश करती है। और नेचर रिसर्च का जो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है वो है नेचर। ये एक वीकली यानी साप्ताहिक मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल है, जिसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1869 में। तो ये तो डिटेल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनडायरेक्टली फंसाने के लिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे नेचर इंडेक्स 2020 जो है, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है? नहीं भैया, ये नेचर रिसर्च के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि डिवीजन है स्प्रिंजर नेचर की। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन गोर के बारे में है। इंडियन गोर, जिसे इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, कैटल ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं, यानी गो जातीय जो एनिमल्स होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा है इंडियन गोर यानी इंडियन बाइसन। मूल रूप से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का निवासी है। क्या कंटेस्ट है? नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में पहली बार इंडियन गोर की गिनती हुई। संख्या कितनी निकल के आई? 2000 के आसपास। पूरी नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में 2000 के आसपास इंडियन गोर है। ये इंडियन गोर के फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन में पता लगा। देखो, मिड 1990s में इंडियन गोर की पॉपुलेशन हमारे देश में 12,000 से लेके 22,000 के बीच में थी। मेनली वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के आसपास के हिल्स में, जैसे वायनाड, नागरहोल, मुदुमलाई, बांदीपुर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर इंडियन गोर की संख्या सबसे ज़्यादा है। आयुष्मान की रेड लिस्ट के हिसाब से स्टेटस जो है वो है वल्नरेबल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है इंडियन गोर। थ्रेट्स क्या हैं? थ्रेट्स कॉमन हैं। हैबिटेट श्रिंक हो रहा है, शिकार किया जाता है इंडियन गोर का कंजम्पशन के लिए, और डोमेस्टिक कैटल से जो डिजीज ट्रांसमिट होते हैं उनकी वजह से भी इंडियन बाइसन की डेथ हो जाती है। वैसे गोवा का स्टेट एनिमल है इंडियन बाइसन। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल लोनार लेक के बारे में है। लोनार लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में है। क्यों न्यूज़ में आई है लोनार लेक? न्यूज़ में देखो इसलिए आई है, कलर जो है लोनार लेक का वो चेंज हो गया है। पहले इस प्रकार का कलर हुआ करता था, अब पिंक यानी गुलाबी रंग देखने को मिल रहा है लोनार लेक में। लोनार लेक देखो 50,000 साल पहले बनी थी, जब एक उल्का पिंड यानी मीटेओराइट अर्थ से टकराया था,
तो यहाँ पे इस प्रकार का एक खड्डा डेवलप हो गया था और उसके बाद ये लेक बनी लुनार लेक। इसे नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट नोटिफाई किया गया है। पीएच जो है इस लेक का वो है 10.5। पानी काफ़ी ज़्यादा सलाइन है। देखो, एक्सपर्ट्स के द्वारा दो संभावनाएं जताई जा रही हैं। या तो इस लेक का जो कलर चेंज हुआ है पिंक, ये सैलिनिटी की वजह से हुआ है, या फिर एल्गी के बिहेवियर चेंज की वजह से हुआ है। मैं फिर से बोलता हूँ, या तो देखो सैलिनिटी की वजह से इस लेक के पानी का कलर चेंज हुआ है, या फिर एल्गी के बिहेवियर में चेंज के कारण। ये लेक डेक्कन प्लेट्यू में है। डेक्कन प्लेट्यू कब बना था? वोल्केनिक इरप्शन के कारण 65 मिलियन ईयर्स पहले बना था डेक्कन प्लेट्यू। और ये लेक कितनी पुरानी है? 50,000 साल पुरानी, जब एक उल्कापिंड यानी मेटेओराइट अर्थ से टकराया था। इस लेक में 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलती। वैसे देखो, ऐसा ही एग्जाम्पल ईरान में भी देखने को मिलता है। ईरान में भी एक लेक यानी झील है जहाँ पर पानी सैलिनिटी के इंक्रीज होने की वजह से चेंज हो गया था, रेडिश कलर हो गया था पानी का। और एक्सपर्ट्स इस नतीजे में पहुंचे थे, ईरान में उस लेक का पानी चेंज हुआ है, रेडिश हुआ है सैलिनिटी बढ़ने की वजह से। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं लुनार लेक का पानी का जो कलर है वो भी इसी वजह से चेंज हुआ है, सैलिनिटी जो है वो बढ़ गई है। या फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं एल्गी के बिहेवियर में बदलाव आया है। वैसे देखो, लुनार लेक में अभी फिलहाल पानी का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, इसलिए फ्रेश पानी ऐड नहीं हुआ है लुनार लेक में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ये रेयर एम्फीबियन मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग हाल ही में देखा गया पुलाड़, केरला में। तो आर्टिकल छपा हिंदू में। इस फ्रॉग के ऊपर बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं इस फ्रॉग के बारे में। साइंटिफिक नेम है रैकोफोरस मालाबारिकस। ये देखो, वेस्टर्न घाट में रेन फॉरेस्ट का मूल निवासी है। फीचर्स की बात करें, बॉडी काफ़ी पतली होती है, जैसे आप स्क्रीन पे मौजूद इस तस्वीर में देख सकते हो। वेब्ड फिट, वेब्ड फिट का मतलब झल्लीदार फिट, मतलब पैरों की उंगलियों के बीच काफ़ी ज़्यादा स्किन होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कैमोफ्लोज भी एक फीचर है इस मेंढक की बॉडी का। कैमोफ्लोज मतलब देखो, आपने देखा होगा काफ़ी सारे एनिमल्स अपने आसपास के इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा ढल जाते हैं, वही कलर अपना लेते हैं, उसी प्रकार की शेप अपना लेते हैं जैसा आसपास के इन्वायरमेंट में है, ताकि किसी शिकारी का शिकार होने से बच सकें। उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा वो आसपास के इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। जैसे मेंढक देख रहे हो, दूर से देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा यहाँ पे कोई मेंढक मौजूद है, क्योंकि पत्तियों जैसा रंग अपना लिया गया है मेंढक के द्वारा। इस मेंढक में जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स के अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। आयुशियन कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है ये मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग। अभी फिलहाल पिछले कुछ समय से संख्या इस मेंढक की कम हो रही है, और इसके पीछे जो रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो इस प्रकार से हैं। डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और सबसे लास्ट में टॉक्सिक केमिकल्स। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल शरावती मंकी पार्क के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कर्नाटक की सरकार ने फैसला लिया है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल मंकी पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि कर्नाटक का पहला मंकी पार्क होगा। क्यों? देखो, इस पर्टिकुलर रीजन में किसान काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते हैं कि बंदर जो हैं वो हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं। इस प्रकार की शिकायतें कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में भी आई थी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 5 के अंतर्गत मंकी को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश में। मंकी को मारना, स्टेरिलाइजेशन, ये सब अलाउ हो गया था, बट इससे भी जो समस्या थी वो ख़त्म नहीं हुई। तो अब कर्नाटक की सरकार ने मंकी पार्क इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया है। ये इस्टेब्लिश किया जाएगा शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में, होसानगारा तालुक में जो नागावल्ली फॉरेस्ट है वहाँ पर। देखो, और ज़्यादा डिटेल से बात करें, शरावती बैकवाटर रीजन में कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता। उन्हीं आइलैंड्स पर ये नागावल्ली फॉरेस्ट हैं, वहीं पर
100 एकड़ में ये शरावती मंकी पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इन फॉरेस्ट में फ्रूट वाले ट्रीज होंगे, वाटर रिसोर्सेज होंगे, सोलर फेंसिंग होगी, ताकि बंदर जो हैं इस मंकी पार्क से बाहर ना आए। ये हमने बात की शरावती मंकी पार्क की। चलते हैं आगे। आर्टिकल पेंगोलिन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? चाइना ने देखो पेंगोलिन को अब हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। इससे पहले चाइना में पेंगोलिन को बहुत ज़्यादा मारा जाता था, क्योंकि पेंगोलिन के ये जो स्केल्स हैं, आप ये तस्वीर देखिए, ये स्केल्स हैं पेंगोलिन के, इनका इस्तेमाल चाइना में होता था ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनाने के लिए। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इलीगल ट्रैफिकिंग भी होती थी चाइना में पेंगोलिन की। लेकिन अब चाइना ने हटा दिया है पेंगोलिन के स्केल्स को ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की लिस्ट से और हाईएस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की है। हम बात करें पेंगोलिन की, इसके बारे में यूँ भी कहा जाता है, ये देखो एक ऐसा मैमल है जिसकी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। पेंगोलिन की स्किन के ऊपर इस प्रकार के स्केल्स बने होते हैं। पूरी स्किन पे देख लो आप, ये स्केल्स बने हुए हैं। ये पेंगोलिन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इस फीचर का एकमात्र मैमल है पेंगोलिन, जिसके पूरे बॉडी पर इस प्रकार से स्केल्स हों। फैमिली की बात करें, पेंगोलिन जो है पोलीडोटा फैमिली से संबंध रखता है। देखो इंडिया में 2 टाइप के पेंगोलिन मिलते हैं। वैसे पूरे वर्ल्ड में पेंगोलिन की 8 स्पीसीज हैं और 8 में से 2 स्पीसीज इंडिया में मिलती हैं, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन कहाँ पे मिलती है? पूरे इंडिया में मिल जाता है आपको इंडियन पेंगोलिन, एक्सेप्ट एरिड रीजन एंड हाई हिमालयज। एरिड रीजन मतलब जैसे राजस्थान का डेजर्ट वाला इलाका है या फिर गुजरात का रण ऑफ कच्छ वाला इलाका है, वहाँ पर नहीं मिलते और हिमालयस में भी नहीं मिलते। ग्रेटर हिमालयस में या फिर उतनी ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं मिलते। इन 3 क्षेत्रों के अलावा इंडियन पेंगोलिन पूरे इंडिया में मिल जाते हैं। इसके अलावा इंडियन पेंगोलिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका यहाँ पर भी मिलते हैं। चाइनीज़ पेंगोलिन की बात करें, ये ईस्टर्न नेपाल में हिमालयन फुटहिल्स में मिलते हैं, भूटान में, नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में, साउदर्न चाइना में और ताइवान में मिलते हैं। आयुशियन की रेड लिस्ट की बात करें, इंडियन पेंगोलिन आते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में और चाइनीज़ पेंगोलिन आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। थ्रेट तो इस प्रकार से हैं, इनका शिकार किया जाता है मीट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और सेंट्रल इंडिया में। स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है चाइना में, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया अभी तक चाइना ने पेंगोलिन के स्केल्स को अप्रूव्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की कैटेगरी में डाला हुआ था। हालांकि अब अप्रूव्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की कैटेगरी से हटा लिया है पेंगोलिन के स्केल्स को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सिजोथोरैक्स सिकुसिरू मेंसिस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? अरुणाचल प्रदेश में देखो एक नई फिश मिली है और इसी का नाम है सिजोथोरैक्स सिकुसिरू मेंसिस। ये सिजोथोरैक्स वंश की फिश स्पीसीज हैं जो डिस्कवर की गई है अरुणाचल प्रदेश में। नाम कहाँ से दिया गया है? देखो ये मछली जहाँ पर मिली है वो एक जंक्शन है रिवर सीकू और रिवर सीरम का। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में मैबो सर्कल जो है वहाँ पर गाकंग एरिया के नज़दीक ये जंक्शन है रिवर सीकू एंड रिवर सीरम का। वहीं पर ये मछली मिली है, इसलिए नाम दिया गया है सिकुसिरू मेंसिस। वहाँ पर देखो टोरेंशियल रेन से जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर ये मछली मिली है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हिल्सा फिश के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? वेस्ट बंगाल के मछुआरे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में इस बार हिल्सा फिश का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो अच्छा खासा हुआ है। हिल्सा फिश जिसे माचेर रानी के नाम से जाना जाता है, यानी क्वीन ऑफ फिश। हिल्सा फिश कौन सी फैमिली से संबंध रखती है? फैमिली का नाम है क्लपियडे। नीचे देखिए आप, एक सेकेंड, ये फैमिली का नाम है क्लपियडे। आमतौर पे एनिमल्स या फिर प्लांट्स के साइंटिफिक नेम, कौन से फैमिली से संबंध रखती हैं, इन चीज़ों पर यूपीएससी कम फोकस करती है। ये हम कह सकते हैं
प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के बाद आगे पूछेगी नहीं पूछेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पास्ट में रेयरली पूछा होगा, एक दो बार मुश्किल से, अदरवाइज नहीं पूछा है। ये जो मछली है हिल्सा फिश, ये देखो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये बांग्लादेश की नेशनल फिश है और हमारे देश में भी वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा का स्टेट सिंबल है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के हिसाब से देखें, स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। स्पेशल क्या है हिल्सा के बारे में? हिल्सा की देखो हिस्ट्री रही है, बांग्लादेश से इलाहाबाद में गंगा रिवर में माइग्रेट करने की। वैसे तो ये सोल्ट वाटर फिश है, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल से गंगा के स्वीट वाटर में भी माइग्रेट कर जाती हैं। ये मेटिंग सीजन के दौरान यानी प्रजनन के दौरान रिवर में अपस्ट्रीम में ट्रेवल करती है। मान लीजिए ये नदी है, नदी का पानी इस प्रकार से बह रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये डाउनस्ट्रीम है। उल्टी डायरेक्शन में अगर मछली जाती है तो ये अपस्ट्रीम हुआ। तो ये जो मछली है प्रजनन के दौरान अपस्ट्रीम में ट्रेवल करती है और बाद में अपना जो घर है नेचुरल एबोर्ड वहां पर फिर से लौट जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट के बारे में है। डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? जब देखो लैंड डिग्रेड हो जाता है, एरिड या फिर सेमी एरिड हो जाता है, वहाँ पे पेड़ पौधे उगना बंद हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। क्या कंटेस्ट है? 17 जून का जो दिन है हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। कब से ये स्टार्ट हुआ? 1995 से। 1995 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि इसी दिन एक कन्वेंशन ड्राफ्ट हुई थी, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। 17 जून के दिन ये कन्वेंशन ड्राफ्ट हुई थी। हमारे इस आर्टिकल में ये कन्वेंशन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी यूपीएससी ये नहीं पूछेगी कि आप बताइए वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड डेजर्ट कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है, 17 जून, 17 जुलाई, 17 अगस्त, नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी नहीं। ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो ये दिन जागरूकता फैलाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, डेजर्टिफिकेशन के बारे में, सूखे के बारे में लोग जागरूक हों और उचित कदम उठाएं। थीम है इस बार की फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। अब बात करते हैं कन्वेंशन की। देखो ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को लिंक करता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के साथ। ये कन्वेंशन कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1994 में। ये एकमात्र ऐसी कन्वेंशन है जो रियो कॉन्फ्रेंस के एजेंडा 21 जिसको अपनाया गया था 1992 में अर्थ समिट में, इस एजेंडा 21 की रिकमेंडेशंस के आधार पर उपजी। मैं फिर से बोलता हूँ, एजेंडा 21 में काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस को अपनाया गया था और उसी रिकमेंडेशंस के आधार पर डायरेक्टली फॉर्म में आने वाली ये एकमात्र कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैलाने के लिए 2006 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन भी डिक्लेयर किया गया था यूएन के द्वारा। इस कन्वेंशन के फोकस एरियाज हैं एरिड एरिया, सेमी एरिड एरिया और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज। इनको ड्राई लैंड्स के नाम से जाना जाता है। इन एरियाज में इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होता है और काफ़ी वल्नरेबल लोग इस प्रकार के इकोसिस्टम में रहते हैं जो बेसिक एमिनिटीज़ के अभाव से सफ़र करते हैं। टोटल पार्टीज़ की संख्या है इस कन्वेंशन में 197। हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये नोडल मिनिस्ट्री है इस कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कुछ और फैक्ट्स, एक बोन चैलेंज है। ये देखो वॉलंटरी ग्लोबल एफर्ट है, यानी विभिन्न देशों का ये वॉलंटरी एफर्ट है। डिसाइड ये किया गया था 2020 आने से पहले 150 मिलियन हेक्टेयर्स का जो डिग्रेडेड या फिर डिफॉरेस्टेड एरिया है उसे रिस्टोर किया जाएगा और 2030 से पहले 350 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड या फिर डिफॉरेस्टेड एरिया को रिस्टोर किया जाएगा। इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली, 2020 से पहले इंडिया ने ये प्रॉमिस किया है, वादा किया है, हम 13 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिस्टोर कर देंगे और 2030 आने से पहले 21 मिलियन टोटल
डिफोरेस्टेड और डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रीस्टोर कर देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 15 है उसमें भी यही कहा गया है कि लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स करना और रोकना। पहले आप लैंड डिग्रेडेशन को रोकोगे, उसके बाद रिवर्स करोगे, यानी लैंड को रीस्टोर करोगे। ये है गोल नंबर 15। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ओम्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? स्लोवेनिया की पोस्टोजीना केव में 3 ओम्स को डिस्प्ले में रखा गया है। 2016 में उनके द्वारा रेयर सक्सेसफुल ब्रीडिंग की गई थी लेबोरेटरी में, और अब उनको स्लोवेनिया पोस्टोजीना केव में रखा गया है। तो हमें डिस्कस करना है ओम्स के बारे में। इनकी देखो आंखें नहीं होती, जैसा आप तस्वीर में देख सकते हो। स्किन ने आंखों को ढका होता है। कलर थोड़ा पिंकिश होता है, गुलाबी। इनको बेबी ड्रैगन या फिर ह्यूमन फिश के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन फिश या फिर बेबी ड्रैगन। ये सैलामेंडर्स होते हैं, मतलब छिपकली की तरह होते हैं। डेट्रिटस पर फीड करते हैं। डेट्रिटस का मतलब होता है डेड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मटेरियल, या फिर गुफा में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन पर ये फीड करते हैं। और थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करने पर या तो दरारों में छुप जाते हैं या फिर सेडिमेंट्स में छिप जाते हैं। लगातार 10 सालों तक ये बिना खाए पिए रह सकते हैं। जन्म के 12 से 15 साल बाद ये सेक्सुअल स्टेज के लिए तैयार हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे। ऑलमोस्ट 100 सालों तक ये जीवित रहते हैं और 10 साल में सिर्फ एक बार ब्रीडिंग करते हैं, वो भी या तो लेबोरेटरीज में या फिर लोगों से दूर दराज की गुफाओं में, जहाँ पे लोगों का मतलब इंसानों का जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल नहीं है। ऐसी गुफाओं में इनके द्वारा ब्रीडिंग की जाती है। इनका सेंस करने वाला जो सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। स्मेल करने की, टेस्ट करने की, सुनने की इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इलेक्ट्रो सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पर ये रहते हैं? वैसे तो देखो ये हवा में और पानी में दोनों जगह पे रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ये पानी में ही रहते हैं। यहाँ पर देखो एक्वेटिक कास्ट सिस्टम में ये रहना पसंद करते हैं। जैसे इस प्रकार की जो गुफाएं होती हैं उनमें ये रहना पसंद करते हैं। बोस्निया, हर्जोगोविना, क्रोएशिया, इटली, स्लोवेनिया, फ्रांस, इन देशों में ओम्स को देखा जा सकता है। और जिस पानी में ये रहते हैं टेम्परेचर 5 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। थ्रेट्स की बात करें, इन्हें देखो क्लीन वाटर पसंद है, इसलिए पोल्यूशन अगर पानी में होता है तो इनको नुकसान पहुंचता है। स्लोवेनिया जहां पर केव में इनको रखा गया है, पोस्टोजीना केव में, लोकेशन आप देख लीजिए, ये स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, क्रोएशिया। नेक्स्ट आर्टिकल गोल्डन लंगूर्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में ये पाया है इंसानों की तरह गोल्डन लंगूर्स में भी जो फीमेल गोल्डन लंगूर्स होती हैं वो भी देखो स्टिल बर्थ फेस करती हैं। स्टिल बर्थ मतलब डिलीवरी से पहले ही या फिर डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो जाती है। इवन काफ़ी बार गर्भ में बच्चे की डेथ हो जाती है। गोल्डन लंगूर्स भी इसे फेस करते हैं। हम बात करें गोल्डन लंगूर्स के बारे में, ये साइंटिफिक नेम है। यूपीएससी साइंटिफिक नेम नहीं पूछती है, लेकिन फ्यूचर में कुछ नहीं पता है क्या साइंटिफिक नेम। ट्रैकीपिथेकस गी। कहाँ पर देखने को मिलते हैं गोल्डन लंगूर? इंडिया में देखो असम तक सीमित है गोल्डन लंगूर। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश भूटान में भी देखने को मिलते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें, असम और भूटान में कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं गोल्डन लंगूर्स? मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में। इसके साथ साथ जो रिवराइन एरिया है, मतलब रिवर के आसपास का एरिया, वहाँ पर भी गोल्डन लंगूर्स को देखा जा सकता है। सबसे लास्ट में सवानाज इन असम एंड भूटान। सवानाज ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे ट्री बहुत कम होते हैं। वैसे देखो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हैं? क्योंकि आमतौर पर जो गोल्डन लंगूर्स हैं वो ऊंची ऊंची हाइट के ट्रीज़ को प्रेफर करते हैं। मतलब ज़्यादा ऊंचे जो ट्रीज़ होते हैं उन पर ये गोल्डन लंगूर्स रहते हैं, खास करके
ट्रीज की अपर कैनोपीज के ऊपर, तो फिर ग्रासलैंड्स में कैसे देखे जा सकते हैं? लेकिन हो सकता है थोड़े बहुत किसी पर्टिकुलर जगह पे ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हों। कलर की बात करें, कलर जैसा आप तस्वीर में देख सकते हो, गोल्डन कलर, फेस काले रंग का होता है, और जो ये फर है बॉडी के ऊपर, ये सीजन के हिसाब से चेंज होती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट, IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। साइट्स जो कन्वेंशन हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है, इसके अनुसार अपेंडिक्स 1 में थ्रेट क्या है? सबसे बड़ा खतरा तो देखो ये है, इनका हैबिटेट जो है वो श्रिंक हो रहा है डिफोरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों के काटे जाने की वजह से। चलते हैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चक्रशिला सेंचुरी के बारे में। अगर यूपीएससी पूछ लेती है चक्रशिला सेंचुरी कौन से एनिमल को डिवोटेड है, देखो ये इंडिया की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गोल्डन लंगूर्स पे फोकस करती है। सिर्फ गोल्डन लंगूर्स नहीं है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन प्राइमरी जो स्पीसीज हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो गोल्डन लंगूर्स ही हैं। तो चक्रशिला, गोल्डन लंगूर्स, दोनों के बीच लिंकेज आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हॉर्सशू क्रैब के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 20 जून को देखो पहली बार इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे ऑब्जर्व किया गया। ये याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस हॉर्सशू क्रैब के बारे में बेसिक जानकारी यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि पहली बार इसका एक स्पेशल दिन ऑब्जर्व किया गया है। और आर्टिकल इसलिए पब्लिश हुआ क्योंकि उड़ीसा के कोस्ट पर यह हॉर्सशू क्रैब मिलता है, लेकिन आर्टिकल में कहा गया था फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित है, यानी अनसर्टेन है। हम बेसिक जानकारी डिस्कस करें, ये मैरीन एंड ब्रैकिस वाटर एंथ्रोपोड हैं। आप ये स्क्रीन देखिए, ये सब एंथ्रोपोड्स हैं और इन्हीं में से एक है हॉर्सशू क्रैब। वर्ल्ड में देखो टोटल इनकी 4 स्पीसीज हैं और 4 में से 2 इंडिया में मिलती हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर। नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात नहीं हो रही है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की बात हो रही है। मतलब जहाँ जहाँ पे इंडिया में कोस्ट लगता है सिर्फ उसी को आप कंसीडर कीजिए। उस एरिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में ये हॉर्सशू क्रैब की 2 स्पीसीज इंडिया में मिलती हैं। इनमें से एक है टी गीगस स्पीसीज ऑफ हॉर्सशू क्रैब। ये उड़ीसा के बालासोर कोस्ट पर मिलती हैं। 2009 में इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में डाल दिया गया था। अब हॉर्सशू क्रैब को पकड़ना मारना एक अपराध है। सिग्निफिकेंस की बात करें, हॉर्सशू क्रैब देखो ओल्डेस्ट मैरीन लिविंग फॉसिल्स हैं। लिविंग फॉसिल्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आया होता है, मतलब जब से उनका ओरिजिन हुआ है तब से ऑलमोस्ट वो वैसे ही हैं, ज़्यादा उनमें बदलाव आया नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है लिविंग फॉसिल्स। ये हॉर्सशू क्रैब जो हैं 445 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। इवन जो डायनासोर्स जब एग्जिस्ट करते थे उससे भी पुराने हैं। एक इकोलॉजिकल फंक्शन इनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, ये लाखों की संख्या में अंडे देते हैं बीचीज़ पर, समुद्र के बीच पर, कोस्ट पर, और शोर बर्ड्स, फिशेस, दूसरे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स उन अंडों को खा जाते हैं। थ्रेट्स की बात करें, इनको मारा जाता है ताकि इस्तेमाल किया जा सके खाने में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में है, यानी DTI। क्या कंटेस्ट है? नीति आयोग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। क्या है ये प्रोजेक्ट? देखो हमारे देश में ट्रांसपोर्ट संबंधित एमिशंस को एसेस करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क है। मतलब इस प्रोजेक्ट की सहायता से पता लगाया जाएगा अभी हमारे देश में ट्रांसपोर्ट संबंधित एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं, फ्यूचर में कितनी होंगी, अभी ट्रांसपोर्ट से कितना CO2 का एमिशन होता है, और फ्यूचर में जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ होंगी उनसे कितना CO2 का एमिशन होगा। अगर ये सब डेटा सरकार के पास उपलब्ध होगा तो सरकार बेहतर ढंग से पॉलिसी बना सकती है। यही उद्देश्य है इस डीकार्बोनाइजिंग
ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट का। ये जो प्रोजेक्ट है ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज का पार्ट है। हम बात करें डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट के बारे में, ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का प्रोजेक्ट है, लेकिन कोलैबोरेशन है काफ़ी सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे वुपर्टल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है इन्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, ये सब भी शामिल हैं इस प्रोजेक्ट में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। एम क्या है इस प्रोजेक्ट का? एम ये है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना, अजरबैजान, इंडिया, मोरक्को, इन देशों की गवर्नमेंट्स की हेल्प करना, कैसे वो ट्रांसपोर्ट से होने वाले CO2 एमिशंस को कम कर सकते हैं, कैसे वो क्लाइमेट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अभी तक कौन कौन सी देशों की इकोनॉमीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इन देशों में? अर्जेंटीना, अजरबैजान, इंडिया, मोरक्को। लास्ट में हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की भी बात कर लेते हैं। ये देखो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है OECD सिस्टम के अंदर। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अंतर्गत ये फोरम है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ये एक प्रकार से थिंक टैंक का काम करता है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इश्यूज के लिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स का एक एनुअल ग्लोबल समिट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है इस फोरम के दौरान। मेंबर कंट्रीज की बात करें 60 हैं, 60। इंडिया इस फोरम का पार्ट है 2008 के बाद से ही। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। मोटो है ग्लोबल डायलॉग फॉर बेटर ट्रांसपोर्ट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कैटेगरी में डाल दिया जाए। अगर देखो ऐसा हो जाता है तो कंप्रेस्ड बायोगैस से संबंधित प्लांट इस्टेब्लिश करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि लोन आसानी से मिल जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, बायोगैस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बायोगैस का क्या मतलब है? जब देखो हम फूड वेस्ट, प्लांट्स वेस्ट, एनिमल वेस्ट, उन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं और एनॉर्बिक एनवायरनमेंट में डीकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। एनॉर्बिक एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। तो फिर जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होता है उसे ही कहा जाता है बायोगैस। जब देखो इस बायोगैस को प्यूरिफाई किया जाता है और उसके बाद कंप्रेस कर लिया जाता है, समझ गए? फिर से बोलता हूं, बायोगैस को प्यूरिफाई करके उसके बाद कंप्रेस किया जाता है तो इसे कहा जाता है कंप्रेस्ड बायोगैस। इस कंप्रेस्ड बायोगैस में मीथेन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 95% से ज़्यादा। ये कंप्रेस्ड बायोगैस जो होती है काफ़ी नॉन पोल्यूटिंग होती है। प्रॉपर्टीज़ और एनर्जी पोटेंशियल नेचुरल गैस की तरह होता है। कैलोरीफिक वैल्यू, दूसरी प्रॉपर्टीज़, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की तरह होता है, यानी CNG की तरह। तो इसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में CNG के अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे इसी से संबंधित एक स्कीम भी है, सतत स्कीम। पूरा नाम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। ये 2018 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का मकसद ये है, ये इंश्योर करना 2023 से पहले 15 MMT कंप्रेस्ड बायोगैस हमारे देश में प्रोड्यूस हो 5000 बायोगैस के प्लांट से। इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं और उन्हीं में से एक अब लिया गया है, मतलब लिया जाएगा। प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है कि इसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाला जाए, तो प्लांट इस्टेब्लिश करना आसान हो जाएगा क्योंकि लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फिशिंग कैट्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? भीतरकनिका नेशनल पार्क में फिशिंग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए 2 साल का एक प्रोजेक्ट चलाया है उड़ीसा की सरकार ने। फिशिंग कैट्स का साइंटिफिक नेम है प्रायोनेलुरस विवेरिनस। हैबिटेट कहाँ पर है? इंडिया में देखो फिशिंग कैट्स को देखा जा सकता है सुंदरबंस के मैंग्रोव फॉरेस्ट में, हिमालयस की तलहटी में यानी फुट हिल्स में,
गंगा रिवर वैली, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, सबसे लास्ट में वेस्टर्न घाट्स। ये है फिशिंग कैट। वैसे एक बात है, बिल्ली ऐसे देख रही है जैसे इसको पता लग गया हो कि मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं। खैर, और इन्फॉर्मेशन की बात करें, हाउस में जो बिल्ली होती है उससे 2 गुना साइज होता है फिशिंग कैट का। ये रात को एक्टिव होती है। इस फिशिंग कैट के द्वारा मछली, मेंढक, केकड़े, स्नेक्स, बर्ड्स और बड़े एनिमल्स के जो शव होते हैं वो सब चीज़ें खाई जाती हैं। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। साइट्स जो कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, इसके अपेंडिक्स 2 में आती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया का, इसके शेड्यूल 1 में आती है। थ्रेट्स क्या क्या हैं? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कम हो रहा है फॉरेस्ट का एरिया और इस वजह से इनकी संख्या पे भी बुरा असर पड़ रहा है। श्रिम्प फार्मिंग, हंटिंग, रिचुअल प्रैक्टिसेस, पोचिंग, पॉइजनिंग, ये कुछ और रीजंस हैं थ्रेट्स के। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें, 2012 में वेस्ट बंगाल की सरकार ने फिशिंग कैट को अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया था। कलकत्ता के चिड़ियाघर में 2 अलग से बड़े बड़े एनक्लोजर बनाए हुए हैं फिशिंग कैट के कंजर्वेशन के लिए। उड़ीसा में काफ़ी सारे NGOs और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटीज़ इन्वॉल्व हैं फिशिंग कैट की कंजर्वेशन के काम में और रिसर्च में। एक वैसे वेस्ट बंगाल में प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था 2010 में, फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। मकसद इसका ये था फिशिंग कैट के बारे में लोगों को जागरूक करना। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कोकोलीथोफोर्स एंशिएंट एल्गी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इस सेंटर के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई थी माइक्रोस्कोपिक एंशिएंट मेरीन एल्गी, जिसका नाम है कोकोलीथोफोर्स। इसके ऊपर स्टडी में ये पाया है कि साउदर्न इंडियन ओशन में जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। और रीज़न क्या है? रीज़न देखो ये है कि साउदर्न इंडियन ओशन में एक दूसरे एल्गी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है जिसका नाम है डायटोम एल्गी। यहाँ पर देखो कंसेप्ट सिंपल है। साउदर्न इंडियन ओशन में ये जो एल्गी है डायटोम एल्गी, इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, और जबकि हमारा आर्टिकल जिस पे फोकस है ये कोकोलीथोफोर्स, इसकी कॉन्सेंट्रेशन घट रही है। इस वजह से साउदर्न इंडियन ओशन में कैल्शियम कार्बोनेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी घट रही है। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि डायटोम एल्गी की कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ रही है? काफ़ी सारे रीजंस इसके लिए बताए गए हैं। क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन, इसके अलावा साउदर्न ओशन में सिलिकेट की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है। अब देखो हमारा आर्टिकल जिस पे फोकस है ये कोकोलीथोफोर्स, इसके बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंगल सेल एल्गी है जिसे वर्ल्ड के वेरियस ओशियंस में अपर लेयर में देखा जा सकता है। ये जो एल्गी है कोकोलीथोफोर्स, ये देखो मेरीन इकोसिस्टम में और ग्लोबल कार्बन साइकिल में पिछले लाखों करोड़ों सालों से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है। इनके द्वारा मेरीन फाइटोप्लैंक्टन को कैल्सीफाई कर दिया जाता है। कैल्सीफाई करने का क्या मतलब है? कैल्सीफाई करने का सिंपल मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में कैल्शियम को ऐड करके हार्ड बनाना। तो इनके द्वारा फाइटोप्लैंक्टन को कैल्सीफाई किया जाता है, जो कि ओपन ओशंस में 40% कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करते हैं। और वर्ल्ड में देखो जो टोटल नेट मरीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें 20% कंट्रीब्यूट किया जाता है इनके द्वारा। इसके अलावा इनका रोल है कार्बन सिंक में भी। वैसे तो देखो जब इन प्लेट्स की फॉर्मेशन होती है तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन बदले में फोटोसिंथेसिस के दौरान ये काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम जब आता है तो यही रिजल्ट निकलता है कि इन्होंने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया है। यहाँ पर नीचे देखो इक्विलिब्रियम में ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेरिजन टू इन्होंने जितना प्रोड्यूस किया। तो इसलिए ओशन इकोसिस्टम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये PIB का आर्टिकल है। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंथ्रोपोस के बारे में है।
देखो, कोविड-19 की महामारी आने के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ एकदम से कम हो गई हैं, खास करके ट्रैवल। पहले ह्यूमन बींग्स जितना ट्रैवल किया करते थे उसके अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कम ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस पीरियड को नाम दिया गया है यूके के रिसर्चर्स के द्वारा एंथ्रोपोज। समझ गए? यानी महामारी के कारण ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ कम हुई हैं उसे नाम दिया गया है यूके के रिसर्चर्स के द्वारा एंथ्रोपोज या फिर ग्रेट पोज। इस एंथ्रोपोज पीरियड में एनिमल्स के व्यवहार में भी, एनिमल्स के बिहेवियर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कम होने के कारण एनिमल्स भी असामान्य ढंग से बिहेव कर रहे हैं। यूके के साइंटिस्ट अब और ज़्यादा गहनता से स्टडी करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे 21वीं शताब्दी में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन कैसे होगी, क्या फ़ायदा होगा इसका। फ़ायदा देखो इस स्टडी का ये होगा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को और बेहतर ढंग से हम प्रिजर्व कर सकेंगे, इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकेंगे। इसके अलावा ग्लोबल जूनोसिस और इन्वायरमेंटल चेंजेस को प्रेडिक्ट करना। ग्लोबल जूनोसिस मतलब वो डिजीज़ जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा एनिमल चेंजेस को भी प्रेडिक्ट करना। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया एंथ्रोपोज के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ड्रैगन फ्लाई की एक स्पीसीज है स्कारलेट स्कीमर। फिर से बोलता हूँ, ड्रैगन फ्लाई की एक स्पीसीज है स्कारलेट स्कीमर। इसमें एक काफ़ी रेयर बायोलॉजिकल फेनोमेनन देखने को मिला जिसका नाम है गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म। इस फेनोमेनन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पे मिली ये स्कारलेट स्कीमर जिसमें ये रेयर बायोलॉजिकल फेनोमेनन देखने को मिला? कोर वेटलैंड्स केरला में। अब बात करते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है। गाइन का मतलब होता है वुमन, एनर का मतलब होता है मैन, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। मतलब जब देखो किसी ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल और फीमेल टिश्यूज मिलते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। फिर से बोलता हूं, जब किसी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों टिश्यूज देखने को मिलते हैं तब उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है गाइनेंड्रोमॉर्फ्स और इस फेनोमेनन को कहा जाता है गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म। इसके बाद थोड़ी और इंफॉर्मेशन। देखो, ये जो फेनोमेनन है गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म, ये बर्ड्स में रिकॉर्ड किया गया है, केकड़ों और बटरफ्लाइज में भी रिकॉर्ड किया गया है। ऐसा होता क्यों है? मतलब ऐसा क्यों होता है किसी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों के टिश्यूज देखने को मिले? ये होता है जीन्स में गड़बड़ियों के कारण, जेनेटिक एब्रेशन के कारण। क्वेश्चन ये भी उठता है कि इस फेनोमेनन को स्टडी करने की आवश्यकता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, अगर हम इस प्रकार से किसी स्पीसीज में इस फेनोमेनन को स्टडी करते हैं तो हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पता लगता है, ना सिर्फ उस स्पीसीज में बल्कि उससे संबंधित दूसरी स्पीसीज में भी। इससे हम ज़्यादा बेहतर ढंग से कंजर्वेशन कर सकते हैं स्पीसीज की। इसके अलावा ये हमें मदद करता है डिजीज़ की डिस्कवरी की और स्पेसिफिक स्पीसीज में दूसरे जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर इकोलॉजिकल एवोल्यूशन के कारण, उनके बारे में भी हमें पता लगता है। अब लास्ट में कोल वेटलैंड्स के बारे में हम जान लेते हैं, जहां पर स्कारलेट स्कीमर में ये फेनोमेनन देखने को मिला। कोल वेटलैंड्स सबसे पहले आप बताइए कहां पर है? केरला में है। केरला के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है ये कोल वेटलैंड्स, थ्रीसर और मालापुरम। ये देखो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो कि एक फ्लाईवे है जिसका इस्तेमाल माइग्रेटरी बर्ड्स करते हैं। आप देख लीजिए इस मैप में, ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है ये है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इसके बीच में पड़ता है। यहाँ पर सब टेरेरियन हैबिटेट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कुछ फ्रेश वाटर फिश की स्पीसीज़ के लिए। साफ पानी में रहने वाली कुछ मछलियों की स्पीसीज़ हैं, उनके लिए ये हैबिटेट इंपॉर्टेंट है और ये मूल रूप से साउदर्न वेस्टर्न घाट में रहती हैं। इसके अलावा कोल वेटलैंड्स में ड्रैगन फ्लाइज और डैम सेल फ्लाइज की 37 स्पीसीज रिपोर्ट की गई हैं अभी तक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी।
देखिए 2020 को सुपर ईयर कह रहे हैं हम बायोडायवर्सिटी के लिए। क्यों? क्योंकि 2010 में हमने स्ट्रैटेजिक प्लान सेट किए थे बायोडायवर्सिटी को अचीव करने के लिए। 2020 में ये खत्म हो रहे हैं, इसलिए 2020 को सुपर ईयर फॉर बायोडायवर्सिटी कहा जा रहा है। अब ये कौन से प्लान्स थे, किसके लिए प्लान्स बने गए थे? ये प्लान्स बने गए थे आईसी टारगेट्स को अचीव करने के लिए। आईसी टारगेट्स क्या है? 20 आईसी टारगेट्स है हमारे पास। अब ये क्या है जानने के लिए मैं आपको लेकर जाऊंगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे पहले समझते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है। ये एक एनवायरनमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरनमेंट अधूरा हो जाता है अगर आप कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ना समझे तो। चलिए अब सीबीडी को समझते हैं। देखिए जो 1992 में समिट हुआ था दैट वाज नोन एज अर्थ समिट, और इसको रियो समिट भी कहते हैं। इनफैक्ट इसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीजों के बारे में बताया गया था। पहला क्लाइमेट चेंज, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और तीसरा कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम सीसी की बात करने लगे, इसमें क्या है? इसमें बताया गया कि यूएनएफसीसी एक फ्रेमवर्क बनाकर दे दिए कि ये फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली आपको काम करना होगा। ये फ्रेमवर्क क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। अगर हम सेकेंड के बारे में बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वी हैड समथिंग नोन एज एजेंडा 21। लास्टली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए वी हैव कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैं रिपीट कर देता हूं, क्लाइमेट चेंज से हमें निकल कर आया है यूएनएफसीसी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 बनाया गया है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अचीव करने के लिए सीबीडी बनाया गया था। अगर हम ये तीनों को अचीव करना है तो 3 ऑब्जेक्टिव्स पे चलना होगा। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके लिए कॉप्स होते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए कॉप्स होते हैं, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके अलावा आईसी टारगेट्स के लिए ये फेमस है। आ रहा है समझने? आईसी टारगेट्स कहां से आए? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में से निकल के आए आईसी टारगेट्स। आईसी टारगेट्स को अचीव करने के लिए कॉप्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं। सेकेंड, द सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें भी कॉप्स होते हैं। और तीसरा, द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस, इसको हम नगोया प्रोटोकॉल भी कहते हैं। नगोया प्रोटोकॉल। और एक चीज मैं बता दूं आपको, सीबीडी को फोर्स में लाया गया था 29 दिसंबर 1993 में। चलिए अभी तो आपने जाना कि आईसी टारगेट्स कहां से निकल कर आए। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट की तरफ। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये अचीव करने के लिए हम स्ट्रैटेजिक प्लान सेटअप किए थे बायोडायवर्सिटी 2011 और 20 के लिए। देखिए एसपीबी 2011-20 को अडॉप्ट किया गया था पार्टीज के द्वारा, जो कि सिग्नेटरी से सीबीडी के, ड्यूरिंग द 10th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये याद रखें कौन सी पार्टी के मीटिंग में, कौन सी कॉन्फ्रेंस में ये प्लान्स को सेट किया गया था। ये है COP 10 में, जो कि 2010 में ही हुई थी नगोया शहर में, जापान के। पर्पस क्या था इसका? कि लोगों को बहुत बड़े लेवल पे इंस्पायर करना है और उन लोगों को समझाना है कि किस तरह से हमें बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करना है। ये अगले 10 साल में, यानी 2010 में ये इनिशिएटिव लिया गया, 10 साल के लिए मतलब 2020 के लिए। आ रहा है समझने? और यहाँ पे पूरे कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया और पूरे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया कि 2020 तक हमें ये सारी चीजें अचीव करना है। स्ट्रैटेजिक प्लान कंप्राइज्ड किया गया है विजन के साथ, मिशन के साथ, टारगेट्स के साथ और गोल्स के साथ। देखिए विजन क्या है? लॉन्ग टर्म में कोई चीज हासिल करने के लिए विजन कहते हैं। शॉर्ट टर्म में किसी चीज को हासिल करना होगा तो वो मिशन कहलाया जाएगा। और ये विजन मिशन अधूरे होते हैं बिना टारगेट्स के, तो यहाँ पे टारगेट्स भी सेटअप कर दिए गए हैं। अब ये टारगेट्स को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है 5 गोल्स में। जैसा कि अगर 5 गोल्स है 1 2 3 4 5, हर गोल में 4 टारगेट्स डाले गए हैं।
हर गोल में 4 टारगेट्स डाले गए हैं। इस तरह से 4 क्रॉस 5 20 टारगेट्स। ठीक है, कलेक्टिवली इन तमाम को मिलाकर विजन, मिशन, टारगेट्स, गोल्स को मिलाकर कहते हैं हम आईसी टारगेट्स, आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, एबीटीज। ठीक है, एसपीबी को अचीव करने के लिए इंडिया के क्या एफर्ट्स लगे गए थे? देखिए, इंडिया तो पहले से तैयार था। 1999 में इंडिया ने अपना पहला प्लान दिया था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। इसका नाम है नेशनल पॉलिसी एंड मैक्रो लेवल एक्शन स्ट्रेटेजी ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद में 2006 में नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी लेकर आता है इंडिया। तो 2008 में क्या करते हैं, ये दोनों को 1999 वाले और 2006 के प्लान को रिवाइज करते हैं, अपडेट करते हैं और 2008 में कुछ चेंजेस के साथ लाया जाता है इसको। ठीक है, अब ये सारी चीजों को इंटीग्रेट कर देंगे एसपीबी अचीव करने के लिए। इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, 6th नेशनल रिपोर्ट कहते हैं हम। ये रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी और 1999 की पॉलिसी में बायोडाइवर्सिटी को अचीव करने में यहाँ पे 12 गोल्स दिए गए थे, एनबीटीज यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। यहाँ पे जो टारगेट्स दिए गए थे वो 12 है, जिनमें से इंडिया ने अचीव किए थे 9 और एक एक्सीड किया था इंडिया ने। जो एक्सीड किया था वो है एनबीटी 6th टारगेट। इसके अलावा इंडिया ने 2 टारगेट्स के तरफ अपना ध्यान बटोरा है अचीव करने के लिए, वो है एनबीटी 4 and 12 एट एन इनसफिशिएंट रेट। ये सब करने के लिए, ये सब लागू करने के लिए इंडिया ने क्या किया? सबसे पहले तो इंडिया ने नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया था। एक रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। इसके पब्लिश होने के बाद ये मालूम चला कि इंडिया ने 997 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंसेस अचीव किए हैं, एबीएस क्लियरिंग हाउसेस कहते हैं। अब ये देखिए, नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत इंडिया ने ये काम किया था और ये जो नगोया प्रोटोकॉल को साइन किए गए थे, जो पार्टीज थे, इनमें से सबसे ज्यादा अचीव करने वाला इंडिया है। इसके अलावा भी इंडिया ने अपनी तरफ से एक्सटेंसिव पॉलिसी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क डेवलप किया था। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एनबीटीज अचीव करना है। अब इसको मेजर पॉलिसीज कहेंगे, हम मेजर एक्ट्स कहेंगे। मेजर पॉलिसीज के तहत इंडिया ने 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाया था और 2006 में नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाया, नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज 2017 में बनाया, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016 में। मेजर एक्ट्स में आते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एटसेट्रा। यहां पे देखिए आप, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसमें अबाउट 2 लाख बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज सेटअप किए गए थे लोकल लेवल्स पे। कब ये सेटअप किया गया था? 2019 में। 7567 पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड से, जहां पे ये लोग को प्रिपेयर किया जाएगा 2019 में कि ये सारे टारगेट्स अचीव करना है। इसके रिलेटेड न्यूज देता हूं मैं आपको। इन अ वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्चुअली हम सेलिब्रेट कर रहे थे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 में, तभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था 5 की इनिशिएटिव जो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के और होंगे। देखिए 5 इनिशिएटिव्स क्या हैं। एक, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा कि हमें इंगेज करना है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कि ये लोग सपोर्ट कर सकें प्रोजेक्ट में, हमारा जो प्रोजेक्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। सेकेंड, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कैंपेन ऑन इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसको लॉन्च किया गया था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मेन उद्देश्य यह था कि एड्रेस किया जाएगा एनवायरमेंटल चैलेंजेस को और रिलेटेड टू इलीगल ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ऑफ एंडेंजर्ड जो स्पीशीज है, जो खास स्पीशीज होते हैं, इसकी भी इलीगल ट्रैफिकिंग होती है।
इसके अवेयरनेस के लिए, ये इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये सेकेंड इनिशिएटिव, ये सेकेंड की बनाई गई थी। तीसरा है अ वेबिनार सीरीज ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। वेबिनार सीरीज चलाई गई थी 2002 में। 14 वर्ल्ड 4th WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इंगेज करेगी यंगर जनरेशन को इन कन्वर्सेशन अराउंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज फुटप्रिंट ऑन बायोडाइवर्सिटी, अगेन बायोडाइवर्सिटी के सपोर्ट के लिए 5th अवेयरनेस कैंपेन सपोर्ट किया गया था WWF के द्वारा। देखिए, ये तो मैंने कहा था कि ये कीज थे जो कि मिनिस्ट्री ने, एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री ने दिए थे। अब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखिए कितने पार्टीज सिग्नेटरी से, ये 196 पार्टी से इसको साइन किए हुए हैं, इंडिया भी एक मेंबर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, ये जो सीबीडी है ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन यानी वो कंट्रीज जो इस कन्वेंशन को साइन करेगी, इन पर ये कंपलसरी हो जाता है कि इसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करें। सीबीडी के फॉलोइंग सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट्स है। देखिए पहला कौन सा है, पहला है नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, सेकेंड है कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी, तीसरा है नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। ये तीन के तीन प्रोटोकॉल्स को इंडिया ने साइन किया है। आइए अब देखते हैं इन लोगों का उद्देश्य क्या है। ये नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का एम ये है कि जितना भी बेनिफिट्स आएंगे जेनेटिक रिसोर्सेस को यूज करने के बाद में, वो इक्वल लेवल पे, फेयर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, शेयर कर दिए जाएंगे। सेकेंड कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी, इसका एम ये है कि ये इंश्योर करेगा सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जो रिजल्ट होंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के, जो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ के अगेंस्ट में होंगे, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल कोलालमपुर तो आपको पता ही होगा, मलेशिया का कैपिटल है। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस टू द कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए बाय प्रोवाइडिंग रूल्स एंड प्रोसीजर इन द फील्ड ऑफ लायबिलिटी रिड्रेस रिलेटिंग टू LMOs। आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स क्या क्या है, देखिए पहले नंबर पे आता है पब्लिक अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए कि किस तरह से हमें बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करना है। सेकेंड, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी अंडरस्टूड, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू इंजेक्ट करना है लोगों के माइंड में। तीसरा, रिमूवल ऑफ परवर्स इंसेंटिव्स। फोर्थ, सस्टेनेबल प्रोडक्शन कंजम्पशन। फिफ्थ, लॉज ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। सिक्स्थ, सस्टेनेबल फिशरीज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 7th नंबर पे, पोल्यूशन 8th नंबर पे, इन्वेसिव एलियन स्पेशीज 9th नंबर पे, क्लाइमेट चेंज और ओशन एसिडिफिकेशन 10th नंबर पे, प्रोटेक्टेड एरियाज 11th पे स्पेशीज, 11th में प्रोटेक्टेड एरियाज, 12th में स्पेशीज, 13th में जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, 14th में इकोसिस्टम सर्विसेज, 15th में इकोसिस्टम बेस्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, 16th में नगोया ABS प्रोटोकॉल, 17th में ABSAP रिवीजन, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट, नॉलेज ट्रांसफर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये 20 IC टारगेट्स हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रोक्लेम कर रही है 2021 से 30 तक ये डिकेड होगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का। मतलब रिस्टोरेशन क्या होता है, अगर मैं कोई चीज एक जगह से निकाल दिया, यानी मैं अगर फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो फिर से रिस्टोर करूंगा, यानी फिर से एफॉरेस्टेशन करूंगा, फिर से प्लांटिंग करूंगा वहां पे, यही होगा रिस्टोरेशन। अब यहाँ पे हम फॉरेस्ट की ही बात नहीं कर रहे हैं, सारे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। UN डिकेड यानी 10 साल जो है, UN डिकेड जो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का, वो उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको। UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का एम ये है कि मासिव लेवल पर रिस्टोरेशन किया जाएगा डिग्रेडेड एंड डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम का। जो भी इकोसिस्टम डिग्रेड हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है, इसको फिर से दोबारा रिस्टोर करेंगे। 2021 से ये स्टार्ट होगा और 2030 तक हम सारी चीजें कर लेंगे। As a proven measure to fight the
climate change, climate crisis and enhance food security, water supply and biodiversity। ये क्यों कर रहे हैं? क्लाइमेट के क्राइसिस जो भी हैं उससे लड़ने के लिए और हमारे फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, वाटर सप्लाई को बढ़ाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए। It seeks to showcase successful government-led and private initiative to halt ecosystem degradation and restore degraded ecosystem। एनहांस किए जाएगी नॉलेज एक्सचेंज, क्योंकि इंप्लीमेंट करना है रिस्टोरेशन एट हायर लेवल। अब इसके लिए नॉलेज एक्सचेंज करना बेहद जरूरी होता है। कनेक्ट इनिशिएटिव वर्किंग इन द सेम लैंडस्केप, रीजन और टॉपिक टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट। दो लोग अलग अलग रीजन में अगर वर्क कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सपोर्ट में, तब क्या करेंगे, इन लोग को कंबाइन कर लेंगे। ये कंबाइन किसी भी तरह से हो सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा भी किए जा सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी किए जा सकते हैं। थर्ड, क्रिएट लिंक्स बिटवीन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड बिजनेस इंटरेस्ट इन द सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक लिंक इस्टेब्लिश की जाएगी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में और बिजनेस इंटरेस्टेड इन सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट, ब्रिंग अ वाइडर स्पेक्ट्रम, बहुत लोगों को जोड़ें, स्पेशली फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स। इन लोगों को बताया जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बाद में। इकोसिस्टम एड्रेस्ड इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स, वेटलैंड्स, सवानास, इनलैंड वाटर, कोस्टल एंड मराइन इकोसिस्टम एंड इवन अर्बन एनवायरनमेंट। ये सारे चीज एड्रेस किए जाएंगे ये रिस्टोरेशन में। अब ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या है? मैंने तो बताया था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मतलब फिर से रिकवर करना। ये देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग द रिकवरी ऑफ एन इकोसिस्टम। ये एक प्रोसेस है कि इकोसिस्टम को दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए, दोबारा रिकवर करने के लिए। जैसा कि हमारे फोन का डेटा अगर डिलीट होने के बाद क्या करते हैं, रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली इकोसिस्टम को भी रिस्टोर करना है जो खराब हो गया है, डिग्रेड हो गया है और डैमेज हो गया है। इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट्स। रिस्टोरेशन एक्टिविटीज में बी डिजाइन टू रेप्लिकेट अ प्री डिस्टर्बेंस इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने से पहले जिस तरह से डिजाइन किया गया था, रिस्टोरेशन एक्टिविटीज वैसे ही की जाएगी, एक कॉपी होगी, पहले जैसा था वैसे ही बनाने की कॉपी की जाएगी ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा तो न्यू इकोसिस्टम बना दिया जाएगा जो कि प्रीवियसली जैसा था वैसे लाइंस पे बनाने की कोशिश की जाएगी। इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस सच एज रिस्टोरिंग वेजिटेशन, प्लांटिंग नेटिव ट्रीज, clearing invasive species, regenerate perennial agriculture, agroforestry, etc. इंटरनेशनल डिकेट्स जो होते हैं वो देखेंगे हम। यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेट स्पेसिफिक डेज, वीक्स, ईयर्स एंड डिकेट्स एज ओकेजन टू मार्क पर्टिकुलर इवेंट्स और टॉपिक्स इन ऑर्डर टू प्रमोट थ्रू अवेयरनेस एंड एक्शन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सम डिकेट्स एंडिंग 2020 आर United Nations Decade on Biodiversity, Decade of Action for Road Safety, Third, United Nations Decade for Desert and the Fight Against Desertification। ये डिकेड्स में मतलब 10 साल में जो टारगेट्स लिए गए थे वो ये हैं, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल दिस। तो यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, एक डेजिग्नेट कर देता है कि ये स्पेसिफिक डे में ये काम करेंगे, ये स्पेसिफिक वीक में ये टारगेट्स अचीव करेंगे, ये ईयर्स में ये विजन के ऊपर काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इवेंट्स को और टॉपिक्स को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।